हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा था डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी को ही आगे डिस्कस करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में काफी सारे चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। एटॉमिक साइज के बारे में हमने बात कर ली थी। डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें, केवल जो थर्ड ग्रुप है उसको छोड़ करके, क्योंकि थर्ड ग्रुप में ऑर्डर क्या रहेगा कि जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। थर्ड ग्रुप समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर हम देख करके देख सकते हैं। अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं तो थर्ड ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन बाकी में क्या होगा, जो बाकी है टॉप टू बॉटम जाने पर 3D से 4D आने पर क्या होगा। अगर हम आगे देखें तो देखो क्या देखा हमने कि 3D से 4D जाने पर क्या होगा, 3D से 4D जब हम जाते हैं तो साइज क्या होगा बच्चों, साइज होगा इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन 4D से 5D जाने पर, 4D से जब हम 5D जाते हैं तो साइज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम कर रहे हैं दो इफेक्ट एक साथ। कौन से दो इफेक्ट? एक तो है कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिस वजह से साइज को कम होना चाहिए था। एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, दूसरा फैक्टर है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं जिस वजह से साइज को बढ़ना चाहिए। एक फैक्टर क्या कर रहा है, साइज को कम कर रहा है, और दूसरा फैक्टर साइज को इंक्रीज कर रहा है, जिससे साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इसके बारे में बात हो गई थी। साथ में हमने पढ़ लिया था आयनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में केवल हमने यही बात की थी कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। ठीक है, कि क्या क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी में। तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं तो प्रॉपर डेफिनेशन तो यही है कि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, उसके आइसोलेटेड गैसियस एटम से या आयन से, ठीक है, उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। बाकी हमने बात की थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि जिसमें हमने से एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसे कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1। दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी 2। तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, 2 है, 3 है, ये सभी क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम यहाँ पर इस ऑर्डर के बारे में बात करें, अच्छा, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को समझ लेते हैं पहले। तो ये जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है ये आगे की तरफ को क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट से, थर्ड हमेशा ज्यादा होगी सेकेंड से। इस तरीके से इसका ऑर्डर चलता है। ठीक है, तीसरी चीज हम पढ़ रहे थे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब है कि बढ़ेगी कब आयनाइजेशन एनर्जी, जहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा ना। मान लीजिए दो एटम है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कहां पर देनी पड़ेगी, जहां पर इजी है या जहां पर टफ है, जहां पर टफ है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है वहां से तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी ना, वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना जहां पर मुश्किल होगा वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल कहां पर होगा, जहां पर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखा होगा या स्ट्रांगली बाउंड करके रखा होगा ना। जहां पर न्यूक्लियस ने, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, जहां पर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखा हुआ होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऐसा कहां पर होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यानी कि जहां पर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके रखा हुआ है। ऐसा कहां पर होगा, जहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर है। तो जब न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी
यानी कि जेड इफेक्टिव जब ज्यादा होगा, तो जेड इफेक्टिव जब ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। या ये तो हो गया, यानी कि जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। लेकिन जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा किसका, इसका साइज कम होगा, क्योंकि जिसका साइज बड़ा होगा उस पर तो जेड इफेक्टिव लगेगा नहीं आउटर इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि साइज इतना बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा बाहर, यानी कि इतना ज्यादा आउटर शेल तक तो लगेगा नहीं, लगेगा लेकिन इतना ज्यादा अट्रैक्शन उसका नहीं होगा जितना किसी स्मॉल एटम में होगा जिसका साइज छोटा होगा। ठीक है, यानी कि जिस एटम का साइज छोटा होगा उसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होगा और उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो वही यहाँ पर बताया गया कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है यानी कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है, यानी कि साइज क्या है, कम है। तो जेड इफेक्टिव और आयनाइजेशन एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। क्लियर। तो ये यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। एक बार आप इसे देख लीजिए, कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी ये सभी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज है, अगर हम एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में कंपैरिजन करें तो डी ब्लॉक की जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एस ब्लॉक से, क्योंकि डी ब्लॉक का साइज क्या है, स्मॉल है ना। जब हम साइज की बात करते हैं, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, है। तो ये पहले आ जाते हैं एस ब्लॉक मेटल्स, साइज उनका बड़ा ही होगा बाकियों के कंपैरिजन में। बाकी हमने ये अपने समर कैंप में भी डिस्कस किया था। बाकी ये हमारी सक्सेसिव एनर्जीज है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि सक्सेसिव एनर्जी में हमने क्यों कहा कि 3 वाली ज्यादा होगी 2 से, 2 वाली ज्यादा होगी 1 से। ऐसा क्यों कि प्रोटॉन तो देखो सब में बराबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, फिर दूसरा रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जिससे प्रोटॉन तो उतने हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा तो साइज और कम होगा, इलेक्ट्रॉन को और टाइटली वो होल्ड करके रखेगा। न्यूक्लियर जितना टाइटली होल्ड करके रखेगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसीलिए ये सक्सेसिव एनर्जी का ऑर्डर है। क्लियर। चलिए बाकी ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिसमें हमने, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको याद रखना है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। अच्छा 6D सीरीज भी होती है, याद आपको सारे ही रखने हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही ज्यादा। ठीक है, चलिए तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऐसा क्यों, चलिए सो वी कैन से दैट इन दिस एलिमेंट द एनर्जी डिफरेंस ऑफ, क्योंकि n-1d और ns ऑर्बिटल का जो एनर्जी डिफरेंस है वो होता है बहुत ज्यादा कम। सो बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जिस वजह से दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ड्यू टू विच इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस वजह से ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों शो करता है समझ में आ गई। जैसे अगर हम यहाँ पर हमने लिखी हुई है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर हम देखें क्रोमियम या मैग्नीज है, देखो कितनी सारी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि दोनों डी और एस दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं जिंक को छोड़ करके। जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दूसरी चीज, जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है, जिंक केवल डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, क्योंकि इसका जो डी सबशेल है वो फुली फिल्ड होता है और ट्रांजिशन मेटल होने के लिए इसकी किसी भी स्टेट में, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या जैसे नॉर्मल स्टेट में क्या होना चाहिए, इसका जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो इसका डी सबशेल हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होता है, इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। बाकी अलग अलग एलिमेंट आप देख सकते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन के कई कंपाउंड हमने देखे, कोई +2 में है, कोई +3 में है, कोई +4 में, कोई +6।
तो +2 प्लस यहाँ पर इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, रेयरली ये +4 +6 शो करता है। बाकी कॉपर की बात करें तो +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। ठीक है, अच्छा कॉपर में भी आप देख रहे होंगे कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कॉपर हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऐसा क्यों, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे कि अभी हमने कहा कि जिसकी डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर तो कॉपर का भी डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड दिख रहा है, उसको तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं। कि हमने केवल यही कहा कि इन सब में से केवल जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कॉपर ही कॉपर है। तो ऐसा क्यों है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत इजी है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये देखो, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाता है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड बन जाता है। ठीक है, जबकि इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो डी में तो अभी भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है, ये तभी भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, हमेशा कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है। जबकि कॉपर यहाँ पर तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या हो जाता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, जिस वजह से इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, देख लीजिए आप इसे एक बार। बाकी जैसे हम देख सकते हैं कि FeO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2O3 क्या शो कर रहा है, +3, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहे हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर लेते हैं, सेम वही टॉपिक आ गया जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट अगर जितनी बार हम रिवाइज कर सके उतना ज्यादा अच्छा हमारे लिए होगा। तो चलिए, तो पहले तो हम पढ़ ही चुके हैं एक बार, अभी हम फिलहाल रिवीजन कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो चलिए तो देख लेते हैं। जैसे N-1 डी सबशेल जिसका इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा वही हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। अब जैसे स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम में देखो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, टाइटेनियम की बात करें तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, क्रोमियम की बात करें तो हाफ फिल्ड है, यानी कि इनकम्प्लीट है ना अभी भी। फुली फिल्ड तो तब होगा जब 10 होंगे, तो क्या है अभी, हाफ फिल्ड है या इनकम्प्लीटली फिल्ड है। आयरन की बात करें तो आयरन में भी क्या है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, लेकिन जब हम कॉपर और जिंक की बात करते हैं तो दोनों में कंप्लीटली फिल्ड है, और इसके तो एस वाले भी दोनों क्या है, फुली फिल्ड है ना, और इसके एस में केवल एक ही है कॉपर के। ठीक है, इतना समझ में आया कि कॉपर और जिंक में क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये कंप्लीटली फिल्ड ही है, लेकिन कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर केवल क्या है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर है। अभी क्या है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। जब ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसीलिए कॉपर को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, दैट्स व्हाई कॉपर इज नोन एज ट्रांजिशन मेटल। जबकि हम जिंक की बात करें तो ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो की है +2, जिस वजह से ये क्या रहेगा, हमेशा फुली फिल्ड रहता है, जिस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर है, चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत इजी है था, बस आपको ध्यान रखना है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं, हाफ ईयरली में पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए बात करते हैं ट्रांजिशन। जैसे कि हमने बात की कि डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका डी सबशेल क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ग्राउंड स्टेट में या उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा सारे ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। बाकी अगर एलिमेंट की बात करें तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और तो डी ब्लॉक एलिमेंट भी होंगे ही। ठीक, चलिए बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। हमने अभी डिस्कस भी किया था, जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली हाई होता है। अब हाई क्यों होता है, देखो
सारे ही मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होता है लगभग, है ना, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स का भी हाई होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर N-1d और Ns दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है, जिससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग ये शो करते हैं। अब मेटालिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो सिंपल सा यही रीजन यहाँ पर है कि बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बोथ यानी कि ये N-1d और Ns दोनों के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, कम है, जिस वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर सभी को देखें तो क्रोमियम 3d सीरीज की बात करें केवल अगर, तो क्रोमियम हम देख पा रहे हैं, क्रोमियम में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड। बाकियों में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में, क्योंकि 5 क्या हो गया हमारे पास, हाफ फील्ड है ये, ठीक है, और बाकी एक एस में एक ही है, तो एस में भी जगह है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये शो करेगा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, और इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा हाई होगा पूरे 3D में। बाकी अगर पूरे डी की बात करें, पूरे डी में टंगस्टन मेटल, टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है मेटालिक बॉन्डिंग की वजह। ठीक है, इतना आप देख लीजिए, टंगस्टन वाला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो in d block element electron participate in bonding along with ns इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, जिससे कि मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, यानी कि टेंडेंसी टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, उसी को क्या कहा जाता है, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा ये ज्यादा क्यों होती है, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा क्यों होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि डी और एस दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा है। क्लियर, नोट कीजिए इसे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।